2 सालों में एटलीस्ट 10 सुसाइड्स बचा पाया हूँ। Really? और शायद यही मेरी सबसे बड़ी अर्निंग है। आप नहीं चाहते हुए भी अगर आप एनपीए हो गए, डिफॉल्टर हो गए, तब आप क्या करोगे? मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बोरोअर और बैंक के बीच में ब्रिज बन सकूं, ताकि रिवाइवल भी हो, रिजोल्यूशन भी हो, ना कि रिकवरी हो। सरकार को इस बारे में कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस करने होंगे बैंकिंग सेक्टर में, कि कॉमन मैन को भी तकलीफ ना हो और बैंक को भी तकलीफ ना हो। सो एक कोशिश है कि मैं लोगों को मदद कर सकूं और उनको तकलीफों से कैसे निकाल सकूं। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और आज TYS पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की और साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े चैलेंजेस की। और इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हितेन मेहता जी, जो कि बैंकिंग, सिविल और क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। बैंकिंग में PhD होल्डर हैं और साथ ही मेहता जी समाज सेवा और लोगों को फाइनेंशियली रीबिल्ड करने में मदद करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। हितेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TYS पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्ते। तो हितेन जी, जैसा कि हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में हमें कौन कौन सी चुनौतियां या फिर जोखिम देखने को मिलते हैं? सो बेसिकली सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं कई मुद्दों में बताऊँ तो सबसे पहला मुद्दा है फ्लोटिंग रेट। जब यहाँ पे एक कॉमन मैन या बिजनेसमैन जब लोन लेता है, होम लोन लेता है, जब लेने की सोचता है, तो वो न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स पे, एडवर्टाइजमेंट में हर जगह एक रेट देखता है। इंटरेस्ट रेट को कोई भी जब लोन लेता है तो पहले इंटरेस्ट रेट समझता है, क्योंकि फाइनली उसे चुकाना है पैसा, उसे इंटरेस्ट भी चुकाना है, उसको मूल भी चुकाना है। तो जब वो देखता है तो उसे ये दिखाया जाता है कि 6%, 7%, 6% में होम लोन ले लो, ओके। लेकिन ये फिक्स रेट नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं होती है, और जिन्हें मालूम है भी, उन्हें ये आने वाले चैलेंजेस के बारे में नहीं पता होता। क्योंकि इंडिया में अब ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग सैलराइड लोग हैं। वो घर का सपना सबका होता है, घर का सपना सब लोग देखते हैं। तो जब घर लेते हैं तो लोन तो लेनी ही पड़ेगी, माने एटलीस्ट 70%, 80% का एक लोन का बजट होता है। तो एक मीडियम क्लास फैमिली सब सोचती है, साथ में मिलके सोचते हैं, हस्बैंड वाइफ या फैमिली साथ में डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोन चुका पाएंगे, क्या हमारी मंथली EMI हम दे पाएंगे। लेकिन जब वो ये डिस्कशन करते हैं तो फिक्स रेट सोच के करते हैं, जबकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे नेशनलाइज बैंक सेक्टर में फिक्स रेट सिस्टम है ही नहीं, ये फ्लोटिंग रेट है। यानी कि RBI के रेपो रेट और दूसरे कई मुद्दों को लेकर ये रेट चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर चुनौती सबसे बड़ी ये है कि कॉमन मैन जो रोज ब्रेड और अंडे का हिसाब लिखता है, वो अपना बजट को डबल कैसे कर पाएगा? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो लोन आपने 6% या 7% या 8% समझ के लिए है, वो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो 12% हो जाएगी। तो आपका बजट डबल हो गया। तो क्या आपकी सामने इनकम या सैलरी भी डबल हो जाने वाली है? नहीं। तो ये एक एडिशनल बर्डन एक कॉमन मैन पर आ जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो पहले है फ्लोटिंग रेट, जो कि एक्चुअली सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके, इन्वॉल्व होके इसको RBI के साथ मिलके रिजॉल्व करना ज़रूरी है, और इसे 2 ऑप्शन में तब्दील करना ज़रूरी है कि अगर आप फिक्स रेट में अगर लोन लेना चाहते हैं तो फ्लोटिंग रेट जो आप 6-7% समझ रहे हो, भले उसकी जगह पर 1-2% ज़्यादा हो, पर फिक्स रेट, ताकि लोन लेने वाले को ये मालूम हो कि आने वाले 20 साल उसे क्या चुकाना है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज आप सोच रहे हो कि आज आप इतना चुकाने वाले हो और 1 साल के बाद शायद वो अमाउंट बदल सकती है, क्योंकि आम इंसान तो उसी रेट के हिसाब से प्लानिंग करता है ना। यस।
तो सारी प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, आपके मंथली एक्सपेंस, आपके बैंक की ईएमआई, आपकी सैलरी, आपके बिजनेस इनकम पे निर्मित रहती है। और उसमें कोई भी बड़े चेंजेस आ जाएंगे तो डेफिनेटली फैमिली स्ट्रेस में आ जाएगी। तो ये फ्लोटिंग रेट सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या इस बारे में जानकारी नहीं दी जाती लोन लेते वक्त? ज़्यादातर हमेशा ये होता है कि जब कोई फैमिली लोन लेती है, कोई कागज़ पत्तर नहीं देखता है, ना इस बारे में डिटेलिंग में समझाया जाता है बैंक के द्वारा या बैंक के ऑफिसरों के द्वारा, क्योंकि इसकी सीरियसनेस को कोई अभी तक समझ नहीं पा रहा है। और लोन लेने वाला भी एक एक्साइटमेंट में है, एक्साइटेड है, मेरा घर बन रहा है, तो वो भी इसको ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाके डॉक्यूमेंट साइन कर लेता है। सो जब लोन एप्लीकेशन आप भरते हो तो उसमें और कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको कंपलसरी फ्लोटिंग रेट के ऑप्शन में ही जाना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जैसे लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब इतने छोटे अक्षरों में होता है कि आप डिटेलिंग में इतना पढ़ भी नहीं पाओगे। तो हितेन जी, आपके हिसाब से आज की डेट में लोगों को इस बारे में जागरूक करने की कितनी ज़रूरत है? क्यों इस चीज़ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है और क्या क्या जोखिम और इन्वॉल्व्ड हैं? सबसे पहले तो फ्लोटिंग रेट के बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। फ्लोटिंग रेट के रिस्क फैक्टर्स समझने ज़रूरी है कि आप आज क्या समझ के लोन ले रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी है क्या, क्या आपकी इनकम उस प्रकार है कि आज आप 6-7% समझ के ले रहे हो, कल उठ के वो 11-12 हो गई तो आप चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। सवाल एक ये हो गया। सवाल दो दूसरा भी है कि क्या आपकी इनकम या सैलरी कंटिन्यू है, यानी कि क्या ये चुनौती आ सकती है कि कभी सैलरी आपकी बंद हो जाए या आपकी नौकरी चली जाए, तो आपके पास प्लान बी क्या है। ये सब एक फैमिली का आपस का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। ये एक तो चुनौती है, पर सबसे बड़ी बात एक ये भी होती है कि जब आप लोन लेते हैं तब लोन लेने के एक्साइटमेंट में आप कई गलतियां भी कर बैठते हैं, जैसे कि सीए के साथ मिलके और या कि आप एजेंट्स के साथ मिलके फेक सैलरी सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं, जो आगे जाके आपको बहुत बड़ी एक चुनौती आ सकती है। कई बार आप इस बारे में इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझते, लोन लेने की एक्साइटमेंट में आप ये गलती कर देते हो कि फेक सैलरी सर्टिफिकेट्स बना दिए। इवन बैंक स्टेटमेंट्स को भी फॉर्ज किया जाता है, कि बोगस बनाया जाता है। और कई बार जो एजेंट्स होते हैं वो बैंक के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलके, ये गलतियां हो जाती है उनसे भी, कि चलो ठीक है लोन ले रहे हैं, सामने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है, बंदे को लोन लेनी है तो क्या प्रॉब्लम है, कि एलिजिबिलिटी ना होने के बावजूद एलिजिबिलिटी को खड़ी की जाती है। इसके सिवा अगर मैं कुछ कारोबारियों की बात करूं, कि जैसे कि हम कई कारोबारियों को फ़र्ज़ कीजिए कि लोन की ज़रूरत है, मशीनरी लोन है, वर्किंग कैपिटल है, कैश क्रेडिट होती है, ये अलग अलग प्रकार है। लोन के भी कई प्रकार है। एक हो गया होम लोन, एक हो गया टर्म लोन जो कि मशीनरी के लिए होती है, एक होता है वर्किंग कैपिटल यानी कि कैश क्रेडिट जो बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है। जो सबसे सही है कि आप जितना पैसा जब तक यूज़ कर रहे हो उसी पर आपको ब्याज चुकाना है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने बिजनेस के लिए कुछ पैसा सीसी इसमें से कैश क्रेडिट में से 2 महीने के लिए यूज़ किया, तो आपको 2 महीने का ही ब्याज चुकाना है। तो फैसिलिटी सारी जो लोन की है वो तो सब सही है, पर उसे सही तरह से एग्जीक्यूट करना वो एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि होता क्या है कि लोन लेने के वक्त कारोबारी का इंटेंशन तो सही है, क्योंकि उसको तो बिजनेस करना है, लेकिन चूक कहाँ हो रही है कि 5 करोड़ की लोन लेनी है और प्रॉपर्टी 2 करोड़ की ही है, तो मॉर्गेज करने के लिए उससे 7-8 करोड़ की दिखाया जाता है, तो वैल्यूएशन को इन्फ्लेट किया जाता है। और कहीं ना कहीं बैंक से भी ये चूक हो रही है कि वो सही तरह से इसकी जांच पड़ताल भी नहीं करती। तो एक बार लोन तो मिल गई, यानी कि 5 करोड़ की, एग्जाम्पल के तौर पर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई और 15 करोड़ की
लोन सैंक्शन हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बिजनेस के रिकॉर्ड्स जो कई सालों के होते हैं उसके आधार पर बिजनेस इनकम को देखते हुए बैंक ये लोन सैंक्शन करती है। लेकिन जब कारोबारी अपना बिजनेस इस लोन को लेके जब करता है तो उसे और कई चुनौतियाँ आती है, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ना घटना, प्लस कई बैड डेब्ट्स होते हैं, कई जगह पैसा डूबते हैं, कई लेबर का इश्यू हो गया, तो कुछ चैलेंजेस ऐसी आ जाती है जिसके कारण स्ट्रेस आ जाता है बिजनेस में। इसके सिवा बैंक के तरफ से भी थोड़े प्रेशर रहते हैं कि आप ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो, हर साल आपको जो लोन रिन्यूअल करने हैं, यानी जो आप लोन लेते हैं उससे हर साल रिन्यू भी करनी होती है। मैं होम लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस लोन की बात कर रहा हूँ। जैसे कैश क्रेडिट हो गई तो वर्किंग कैपिटल हो गई, तो उसे जब रिन्यू करना होता है तो हर साल का वो दूसरे खर्चे अलग है, रिन्यूअल के खर्चे, प्रोसेसिंग चार्ज, तो ये सब बर्डन जब कारोबारी पर आता है तो फाइनली वो भी स्ट्रेस में आ जाता है। तो फाइनली वो अकाउंट स्ट्रेस में आने की वजह से वो एनपीए हो जाता है। तो यहाँ पे एक नई चुनौती चालू हो गई। अब बैंक रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट करती है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो मैं बोलूँगा वो रिकवरी, हमारे यहाँ इंडिया में रिकवरी की जो एक्शंस होती है वो सही पैमाने पे नहीं होती है, सही तरीके से नहीं होती है। अगर मैं उसे डिटेलिंग में बताना चाहूँ तो जैसे कि आपने ही लोन ली है और आपकी प्रॉपर्टी 100 रुपये की है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को लिटरली बैंक 50 रुपये में भी ऑक्शन कर देती है, जबकि 100 रुपये का वैल्यूएशन होने के बावजूद। जब बैंक सरफेसी एक्शन में, जब रिकवरी एक्शन में जब ऑक्शन इनिशिएट करती है तो ये डिसाइड करने वाली कोई जुडिशियल अथॉरिटी तो होती नहीं है। ये तो बैंक के ही कुछ लोग मिलके एक प्राइस तय करते हैं उनके हिसाब से कि इतना पैसा बाकी है, प्रॉपर्टी है, अपने को इतने में ऑक्शन में रखनी है, एक ऑक्शन नोटिस इश्यू कर देता है। अब 100 रुपये की प्रॉपर्टी 50 में बेचने के लिए डाल दी और उनके ही पहचान वाले इन्वेस्टर्स ये प्रॉपर्टी ये ले लेते हैं। और ये मैं कोई एजम्पशन पे नहीं बोल रहा हूँ, पूरी रिसर्च और पूरे होशो हवास के साथ मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ये स्क्रीन पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, अभी जो आप स्क्रीन पे बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये बिल्डिंग शाहरुख खान के घर से सिर्फ 2 मिनट दूर है, यानी कि कार्टर रोड। कार्टर रोड यानी कि बॉम्बे का वन ऑफ द वेरी पोश एरिया जहाँ पे सब स्टार्स रहते हैं, उसी कार्टर रोड और ऑफ कार्टर रोड पे ये बिल्डिंग है, लोकेटेड है। इस बिल्डिंग की 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। पूरे बिल्डिंग के मैं वैल्यू गिनूँ तो कम से कम ये 45 करोड़ या 40 करोड़ तो डिस्ट्रेस वैल्यू में इजीली पकड़ सकता हूँ, क्योंकि पर फ्लोर ये कम से कम 8 से लेके 10 करोड़ की एक फ्लोर है। लेकिन मुझे बताते हुए ये दुख हो रहा है कि ये बैंक ने ये प्रॉपर्टी को 12 करोड़ में बेच दी थी। अब ये बात अलग है कि उसको चैलेंज करते हुए हम इस ऑक्शन पे स्टे जरूर ले आए, पर हर कोई नहीं ला पाता। यहाँ पे ऐसे भी बेचारे कई लोग होते हैं जो स्ट्रेस में, इतने डिप्रेशन में होते हैं कि उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि हमें इस एक्शन को चैलेंज करना चाहिए। कई लोग ये भी समझते हैं कि हमने तो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी तो हमारी लोन क्लोज हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर्टी आपकी बिकने के बाद भी अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है तो रिकवरी तो चालू ही रहेगी। तो प्रॉपर्टी भी चली गई आपकी, जबकि आपकी, मैं जो ये केस की आपको बात बता रहा हूँ, उस केस में लोन 5 करोड़ की है, प्रॉपर्टी 40 करोड़ की है, लेकिन बैंक ने 12 करोड़ में बेच दी। तो इस तरह के जो घटनाएं होती है ये भी चुनौतियाँ ही है, लेकिन ये चुनौतियाँ किसके लिए है? बैंक के लिए नहीं है, ये चुनौतियाँ आम कारोबारी के लिए है। तो ऐसे में जो लोग हैं, मतलब उन्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ अभी क्योंकि मुझे लोन चाहिए, अभी का ना सोच के मुझे फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। भाई मैं लोन चुका भी पाऊंगी या नहीं चुका पाऊंगी, मेरे पास कितनी वैल्यू है, तो कहीं फॉल्स अपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए बेसिकली। कभी भी नहीं। इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा सही देनी है। आपको खुद की फैमिली के साथ डिस्कस करके ही लोन लेनी है।
आने वाले सालों में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के बारे में सोचना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको कुछ हो गया और आपकी बिन हयाती में ये एक बर्डन आपकी फैमिली पर या आपके बच्चों पर आ जाए। तो क्या रिसेंटली ऐसी कोई घटना हुई है जहाँ पर बैंकिंग प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी या फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर सवाल उठे हों? एथिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली रोज के सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में क्या कमी है। जैसे रिसेंटली ऐसी कई बड़े कारोबारियों की मैं बात करूँ तो जिनका 50-50 हज़ार करोड़ का लोन वे ऑफ हो गया एनसीएलटी की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन सवाल ये आता है तो ये लोन दी कैसे गई? क्या सामने सिर्फ कंपनी की आमदनी या कंपनी के टर्नओवर पर ये लोन दी गई, बिना सिक्योरिटी दी गई? आज फाइनली वो 50,000 करोड़ रुपया जो पब्लिक का डूब गया, वो कैसे दिया गया था? उससे सामने सिक्योरिटी को क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया गया था? तो ये देखिए, फाइनली सरकार को इस बारे में कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस करने होंगे बैंकिंग सेक्टर में, कि कॉमन मैन को भी तकलीफ ना हो और बैंक को भी तकलीफ ना हो। तो जब बैंकिंग सिस्टम में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है तो उसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है? सो बेसिकली एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, जबकि आपको मालूम होगा कि कुछ सालों पहले जब ये कुछ घटनाएं बड़ी बड़ी हुई और उसमें कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स अचानक एक रात में बंद हो गई और हज़ारों लोगों के पैसे फंस गए, तो ये जो पैनिक हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इसे रोकना ज़रूरी है कि सिस्टम को इतना एक मजबूती तौर पर बनाया जाए कि कहीं भी बोरोअर को भी तकलीफ ना हो और बैंक को भी तकलीफ ना हो। मेन चीज़ क्या हो जाती है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तब सारी पब्लिक पैनिक में आ जाती है। अब फर्ज कीजिए XYZ बैंक के नाम की कोई छोटी सी भी रूमर फैल गई और आपका अकाउंट उसमें है, तो आप एक बार पैनिक में आ जाओगे, आप दौड़ोगे बैंक की तरफ, ऐसे हज़ारों लोग दौड़ेंगे। बैंक तब उस दौरान अगर तकलीफ में नहीं भी है तो भी वो तकलीफ में आ जाएगी, क्योंकि वो उस टाइम पे इतने लोगों को पैसा वापस दे नहीं पाएगी, तो ये पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो जब ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं तो आम जनता को किस तरह का सपोर्ट दिया जाता है? सपोर्ट तो देखा जाए तो वेट एंड वॉच, देयर इज़ ओनली वन सपोर्ट, इज़ वेट एंड वॉच, लेकिन बहुत कम होता है। नॉर्मली अगर आप नेशनलाइज बैंक में जब हमारा अकाउंट होता है तो, लेकिन क्या होता है कई बार ज़्यादा ब्याज के चक्कर में आम जनता, कॉमन मैन, कुछ ऐसी बैंक्स के तरफ उनका ढलान हो जाता है, क्योंकि जब आप कहीं एफडी कर रहे हो, समझ लीजिए नेशनलाइज बैंक में एफडी कर रहे हो, आपको मिल रहा है 5%, 6%, 7%, और कोई कोऑपरेटिव बैंक में उनको ऑफर मिल रही है 11%, 12%, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो कई बार लालच में आके गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वही चीज़ पैनिक हो जाती है। तो हितेन जी, आपके हिसाब से इस तरह के मामले ना आए, आम जनता को तकलीफ ना हो, उसके लिए बैंकिंग सिस्टम में क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? सो बैंक को सबसे पहले तो जो एनपीए अकाउंट है, यानी कि जहाँ पे उनका मेन वर्ड आता है रिकवरी, रिकवरी को निकाल के रिजोल्यूशन एंड रिवाइवल, ओके। अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी। देखिए, हमारे इंडिया में कहीं भी डिफ़ॉल्ट का कल्चर नहीं है। हमारे समाज में जब आदमी लोन लेता है बहुत घबरा के लेता है, बहुत सोच समझ के लेता है, फिर भी गलती तो होती है, लेकिन जब लोन लेता है तो वो बहुत सोच समझ कर लेता है। सो हमारे समाज में डिफ़ॉल्ट का कल्चर नहीं है। कई बार जो कुदरती आपदाएं आ जाती है, अभी मैं कोविड की बात करूं तो कोविड की जो 2 साल की इम्पैक्ट थी वो 2024 से अभी आना चालू हुई, क्योंकि 2020 और 21 में 80% लोगों के बिजनेस लॉसेस हो गए थे। तब हमारा कल्चर क्या था कि हमें एनपीए नहीं होना है, हमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना है, हमारा सर पे डिफ़ॉल्ट का टैग नहीं लगना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। सो इनकम हो या ना हो, हमने ब्याज चुकाया। और कहीं ना कहीं सरकार की भी ये चूक हुई कि ये 2 साल का इंटरेस्ट माफ ना करते हुए उन्होंने उसको रीशेड्यूल किया। एटलीस्ट 1 साल का तो
इंटरेस्ट का जो बर्डन था वो आम जनता का माफ़ करना चाहिए था, लेकिन तब क्या हुआ, मोरेटोरियम पीरियड दिया गया कि आपका जो इंटरेस्ट है जो आप अभी चुकाना है उसकी जगह पर आप 6 महीने के बाद चुकाना है, यानी एक साथ 6 महीने साल का बर्डन आपका एक साथ लोन पे आ गया। इंटरेस्ट में माफ़ी नहीं मिली ना मुक्ति मिली। यहाँ पे फार्मर्स, खेडूतों को तो माफ़ी दी जाती है लोन की, लेकिन आम कारोबारियों को नहीं दी जाती, जबकि 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेट ये सेक्टर करता है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेफ्टी और फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो आम लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? फाइनेंशियल प्लानिंग में और फाइनेंशियल सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी आमदनी का कुछ % जो है उससे एफडी में कन्वर्ट किए जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका इंटरेस्ट कम होता है या ये पैसा हम कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, तो दैट विल बी द रिस्क। पहले तो रिस्क से बाहर निकलना है। तो अगर आप बैंक से जब लोन ले रहे, जो पर्पजली ले रहे, वो पर्पजली पहले तो यूज़ करना है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक से जब आप एग्जाम्पली जब कैश क्रेडिट लेते हो तो उसमें आप जो बिजनेस के लिए ले रहे हो उसी के लिए वो पैसा यूज़ करना है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो पैसा आपके अकाउंट में आने के बाद आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली या कोई स्टॉक्स ले लिए, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ चीटिंग, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ फंड डाइवर्जन। ओके, रीपेमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। आप एफडी ना भी करो, लेकिन रीपेमेंट भी हर महीने अगर जाता रहेगा तो आपको लोन का बर्डन भी कम दिखते जाएगा। क्योंकि जब आप होम लोन लेते हो तो कई सालों तक तो आपको दिखेगा भी नहीं कि पैसा कम हो रहा है। रीपेमेंट इज ऑल्सो नेसेसिटी टू रिड्यूस द लोन अमाउंट। तो हितेन जी, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे लोगों को किस तरह से मदद करते हैं? क्या कोई एग्जाम्पल है जो आप हमसे शेयर करना चाहें? इन 2 सालों में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है और एक गर्व भी फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ कि इन 2 सालों में एटलीस्ट 10 सुसाइड्स बचा पाया हूँ, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी अर्निंग है। और क्योंकि मेरे यहाँ आने वाले लोग मन से, दिल से टूट चुके हुए होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ, जैसे मैं कई बार अभी बताया कि डिफ़ॉल्ट का कल्चर नहीं है। तो जब आप नहीं चाहते हुए भी अगर आप एनपीए हो गए, डिफ़ॉल्टर हो गए, तब आप क्या करोगे? तब आपकी फैमिली वाले भी आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, लोगों का नज़रिया बदल जाता है, आपके आसपास रहने वाले लोग के बोलने के तरीके बदल जाते हैं। जो लोग आपके साथ थे वो अब आपके साथ नहीं है, तो उसके साथ बात करने के लिए कौन है? तो वो जब मेरे पास आते हैं तो मेरा मेन उद्देश्य उनको पहले तो मॉरली संभालना है, साथ ही साथ ये बात अलग है कि लीगली भी संभालना है, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बोरोर और बैंक के बीच में ब्रिज बन सकूं, ताकि रिवाइवल भी हो, रिजोल्यूशन भी हो, ना कि रिकवरी हो। ओके, मतलब उसका एक सोल्यूशन निकाला जाए। ऑल राइट। तो समाज सेवा और अवार्ड्स, आप इतनी समाज सेवा करते आए हैं, तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी को किस तरह से बदला है? पिछले 10 सालों से ये काम संभालते संभालते कई अवार्ड मुझे मिले, जिसमें से एक कोविड वॉरियर अवार्ड भी मिला, जिसमें मैंने कई लोगों को कोविड के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बाहर निकला जाए। तो राजभवन में भगत सिंह कोश्यारी जी गवर्नर जो थे, उनके हाथों से ये अवार्ड मुझे मिला। अभी रिसेंटली मुझे लंदन में ऑक्सफोर्ड मेयर हॉल में भी मुझे अवार्ड से नवाजा गया, टू गिविंग द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एक कोशिश है कि मैं लोगों को मदद कर सकूं और उनको तकलीफ़ों से कैसे निकाल सकूं। तो जैसा कि बातचीत के दौरान आपने बताया कि आपने बहुत लोगों की मदद करी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, तो मैं ये जानना चाहूँगी, इतने सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, जो बहुत से ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ भी रहे होंगे, तो उन्हें आप अपने एक्सपीरियंस से क्या सलाह देना चाहेंगे? फॉरगेट योर ओल्ड ऑडियंस, मेक योर न्यू ऑडियंस। ये सबसे बड़ा मुहावरा जो है
ये काम में आता है जब आप कोई भी तरह की तकलीफ में से गुजर रहे हो, स्पेशली फाइनेंशियली क्राइसिस में जब आप आते हैं। सो ये हो सकता है कि जो काम आप कर रहे थे वो अभी आप नहीं कर पाओगे। सो आपको वापस खड़ा होना है, रीगेन होना है। तो उसके लिए आपको अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए आपको अपनी ऑडियंस को बदलना होगा, क्योंकि जो जूनी ऑडियंस थी, जो आपके जूने लोग थे, शायद वो इस क्राइसिस के दौरान आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें नया काम ढूंढना है, हमें वापस खड़ा होना है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस फॉरगेट योर ओल्ड ऑडियंस एंड मेक योर न्यू ऑडियंस। यानी एकदम क्लीन स्लेट आपको दोबारा शुरुआत करनी है। यस, एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच हितेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जो भी आपने सलाह दी, जो भी आज आपने एग्जाम्पल से हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ TYS का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जितनी भी आपकी परेशानियां थी, जो भी आपके सवाल थे, होप करते हैं कि इस सेशन के दौरान आपको सभी के जवाब मिल गया। तो TYS के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।